हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम जीके की जो सीरीज चल रही है अपनी, उसका पार्ट 10 लेके आ गए हैं। इससे पहले इस सीरीज के पार्ट 9 आ चुके हैं, तो अभी तक आपने वो नहीं देखे तो वो भी ज़रूर देख लीजिए। लेकिन आज से हमने कुछ चेंजेस करने की कोशिश की है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आपको ये चेंजेस कैसे लगे। जैसे कि अभी तक जो अपने जीके की सीरीज चल रही थी उसमें अपन मिक्स क्वेश्चन कर रहे थे, फिर हमने सोचा क्यों ना आपको एक सीरीज वाइज क्वेश्चन करवा दे। जैसे कि अभी हिस्ट्री के इस सल्तनत काल से अब अपन शुरू कर रहे हैं। इससे पहले के भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने हो तो हमने ऑलरेडी अवेलेबल कर रखे हैं। हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक बनते हैं इससे पहले, तो हमने सोचा आपको सल्तनत काल से अब जो आगे जो अपने सीरीज वाइज जो पैटर्न चलते रहेंगे उसी हिसाब से अपन आगे करते जाएंगे। तो अब सल्तनत काल के आगे जो मुगल काल आ जाएगा, उसके बाद जो हिस्ट्री का अलग अलग आगे आगे टॉपिक, इसके बाद साइंस के भी करवा देंगे। तो हम जीके के हमने सोचा आपको टॉपिक वाइज सारे करवा देते हैं। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट को, जैसे कि मान लो आपको हिस्ट्री के सारे टॉपिक नहीं देखने लेकिन सिर्फ सल्तनत काल के ही क्वेश्चन देखने हो, तो आपको डायरेक्ट मिल जाए। इसलिए हमने सोचा ये कर देते हैं ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं हो, एग्जाम टाइम में आप थोड़ा जल्दी के अंदर पढ़ सकते हो। अब इसमें एक और भी हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है कि ज़्यादातर स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आती है कि जैसे कि एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन का कुछ भी आंसर हो और उससे रिलेटेड ही उसी कोई आपके से और क्वेश्चन पूछ लेते हैं और उसी क्वेश्चन का अगर सेम आंसर होता है लेकिन थोड़ा सा भी अगर वो क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं तो स्टूडेंट को पता नहीं चल पाता कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आज हमने क्या किया कि इस एग्जाम के अंदर, जैसे मैं आपको देखो एक थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूं कि हमने कैसे किया है। जैसे कि ये मान लो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि महमूद गजनवी से रिलेटेड। अब महमूद गजनवी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे अलग अलग टाइप से, कि उनके आंसर सभी का महमूद गजनवी ही बनता है या उसके आसपास ही आंसर बनता है। लेकिन अभी तक जितने भी एग्जाम के अंदर जिस जिस टाइप से वो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमने ऐड करने की कोशिश की है। देखो ज़्यादातर आपको सभी के सभी जितने भी यूट्यूब पे आप और भी वीडियो देख सकते हो, सभी के अंदर आपको ये बता देंगे कि आपको कैसे करना है या फिर आपसे क्वेश्चन करवा देंगे। लेकिन कभी भी ये नहीं पता चल पाता कि आपको थोड़ा सा भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर वापस कैसे देना है। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमने वो ऐड किए। तो आप कमेंट बॉक्स में बस ये ज़रूर बता देना कि आपको ये नया जो हमने तरीका निकाला है ये आपको कैसा लग रहा है, आपके लिए यूजफुल होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता है तो अपन कुछ नहीं चेंज कर देंगे और फिर से वापस मिक्स क्वेश्चन ही चालू कर देंगे। बाकी अभी सीरीज ही आपके रेगुलर आना शुरू हो जाएगी। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से ये रेगुलर नहीं रह पाई थी इतने दिन। अब चलो देखो शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन होने वाला है वो है कि निम्न में से किसने 711-712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो आपको ये बताना है कि 711 या 712 ईस्वी के आसपास भारत पर किसने आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था 711 और 712 ईस्वी के आसपास। देखो इस क्वेश्चन को या तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि अगर ये पूछे कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आया था या भारत के अंदर आक्रमण किया था, तब भी आपको याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम ही आंसर होने वाला है इसका। तो इसलिए कंफ्यूजन मत हो जाना। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 711-12 ईस्वी के अंदर किसने आक्रमण किया, तब भी मोहम्मद बिन कासिम होगा। अगर ये पूछे कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था उसका क्या नाम था, तो भी आपको याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम ही था। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैं जो अभी बता रहा हूँ आपको बोल के, वो क्वेश्चन पहले पूछा गया है सेम टू सेम वैसे ही। और ये मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था, तो ये आप जरूर याद रखना, ये अरब देश का था मोहम्मद बिन कासिम। तो ये भी कंफ्यूजन मत हो जाना। बाकी देखो जितने तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ हम बताने की कोशिश करेंगे, बस आप ढंग से एक एक क्वेश्चन को समझते जाइए। और अगर आप आंसर देना चाहते हो तो देखो यहाँ पे गैप कर करके अपन करेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर आप आंसर देना चाहते हो एक एक क्वेश्चन के तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हो। अब चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि महमूद गजनवी से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर, और ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा गया है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत पर महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। और इनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट आक्रमण कौन सा था, तो वो तो सभी को ही पता था, जो सोमनाथ का जो आक्रमण था वो सबसे इंपॉर्टेंट था महमूद गजनवी के आक्रमण के अंदर। चलो आगे देखें कि इसमें से और भी महमूद गजनवी से रिलेटेड और क्वेश्चन आए हुए। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला आक्रमण कब किया था, तो आपको जरूर याद रखना है 1000 ईस्वी के अंदर है वो पहला आक्रमण किया गया था। और जो सबसे अंतिम जो आक्रमण किया गया था वो किया गया था 1027 ईस्वी में। तो ये भी जरूर याद रख लेना। अगर आप नॉर्मल चीज़ें, देखो ये मोस्टली ज़्यादातर एग्जाम में तो नहीं पूछी जाती, लेकिन कई बार थोड़ा सा अच्छे लेवल का एग्जाम होगा ना, उसके अंदर आपसे ये चीज़ भी पूछी जा सकती है कि पहला कब किया गया था, अंतिम कब किया गया था। तो ये जरूर ज्ञान रख लेना आप। और अगर आपसे ये भी पूछे
कि मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का सामने करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। ये क्वेश्चन मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो जितने भी मैं आपको जैसे जो मेन क्वेश्चन तो अपन ने करवाया वो तो है, उसके अलावा भी जो साथ में जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे अलग से ऐड किए हुए हैं वो क्वेश्चन भी हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे कुछ क्वेश्चन है जो आपके एसएससी के अंदर पूछे गए हैं, कुछ रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ आपके एयरफोर्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर कुछ एसएसबी के अंदर। ये जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं वही क्वेश्चन वापस अपन ऐड कर रहे हैं। तो ये जरूर याद रख लेना कि महमूद गजनवी ने आक्रमण का सामना करने वाला पहला भारतीय शासक अगर आपसे पूछा जाए तो इसका नाम राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा जयपाल था। ये जरूर याद रखना कि राजा जयपाल था वो पहला भारतीय शासक था जिसने महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना किया था, या फिर उस टाइम शासक था। इसके अलावा अगर आप याद रखना चाहो तो जो राजा जयपाल के जो इतिहासकार थे उसने महमूद गजनवी को क्या कहा था, तो ये अगर भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यह जरूर याद रखना कि उसने क्या कहा था, ईश्वर का शत्रु कहा था। राजा जयपाल के जो इतिहासकार थे उसने महमूद गजनवी के को। अब चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ में जुड़ा था। यहाँ पे देखो एक चीज़ एक ही, आप अगर बाद में मान लो कमेंट बॉक्स में ये लिखो कि यहाँ पे गजनबी नहीं, बे नहीं होगा, यहाँ पे वे होगा, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकता है। और वैसे किसी किसी बुक में गजनबी भी लिखा हुआ होता है, तो आप इसको लेकर परेशान मत होना, बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है। बाकी देखो ऐसी अगर गलतियाँ निकालोगे तो आप कभी भी सीख नहीं पाओगे। ये कुछ ही नहीं है कि यहाँ पे आपने कमेंट में लिख दिया कि यहाँ पे बे नहीं होगा वे होगा, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। आपको तो समझ में आ रहा है ना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कौन सा विद्वान था जो महमूद गजनवी के साथ में जुड़ा हुआ था, तो आपको याद रखना है कौन जुड़ा हुआ था, अलबरूनी था वो महमूद गजनवी के साथ में जुड़ा था। अब एक चीज़ आपको और है, चलो और देख लेते हैं कि इससे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक तो आप ये भी देख लो कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, इसका राइट आंसर क्या होगा, अलबरूनी होगा। अब देखो मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे अगर आपसे यही आपने जो पढ़ के गए हो, अगर आप ये पढ़ के गए हो कि भारत के साथ में कौन जुड़ा था, तो अब आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो तब आपको मतलब आंसर भी आता है, लेकिन आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने की वजह से आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया और आपके एक नंबर छूट जाता है। इसीलिए हमने ये कोशिश की कि जितने भी टाइप के उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए वो सब के सब हमने ऐड करने की कोशिश की है। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अगर पूछे आपसे कौन था, तो अलबरूनी था। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ, रेलवे के अंदर पूछा हुआ है क्वेश्चन 2-3 बार। तो ये किसके शासनकाल में था, तो महमूद गजनवी के शासनकाल में था। किसके निवेदन में अलबरूनी भारत आया था, तो इसका राइट आंसर भी महमूद गजनवी हो जाएगा। मुस्लिम लेखकों में किससे संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, ये क्वेश्चन भी अलग से पूछा हुआ है। देखो थोड़ा सा अलग अलग घुमा के इसलिए कोशिश की गई है क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं दूसरे एग्जाम में। अब जैसे आपको मान लो पहले वो तो पता था कि अलबरूनी था उसका आंसर, इसका मान लो अगर बताओ कि किसके शासनकाल में था महमूद गजनवी, लेकिन ये पूछ ले कि मुस्लिम लेखकों में से किसको संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलबरूनी होगा। अब एक याद रखना, अलबरूनी की एक बुक का नाम है तहकीक हिंद, और अगर पूछे आपसे शाहनामा किसकी बुक है, तो ये जरूर याद रखना कि फिरदौसी की है वो शाहनामा बुक है। यहाँ पे शाहनामा बताने की वजह इसके लिए यह है कि आपको पता होना चाहिए कि महमूद जो गजनवी था उसके जो दरबार था उसके अंदर कुछ विद्वान थे, जैसे कि अलबरूनी था, फराबी था, बेहकी, उजारी, तुसी, उंजूरी, उसजुदी, फरूकी। ये सब भी अगर आपसे पूछे कि किसके शासनकाल के, आपको याद रखना है किसके शासनकाल में थे, महमूद गजनवी के शासनकाल में थे। तो फिरदौसी उसी के टाइम की बात है, बता दिया कि फिरदौसी किसकी पुस्तक है। अब चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। देखो मोस्टली ये तो सभी को ही पता होगा और ज़्यादातर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन भी है। ये इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है क्योंकि हर एक एग्जाम में ऐसा ही होता है कि आपके 40% के आसपास तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो सभी स्टूडेंट को आएंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी स्टूडेंट को एक भी क्वेश्चन नहीं आए। 40% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सभी स्टूडेंट को आते हैं और ये क्वेश्चन उसी में से, अगर आप उसमें से भी गलत करके आ जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए हमने सोचा है कि क्वेश्चन ऐड कर देना चाहिए। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अब किस किस के बीच में हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है, तो आपको ये भी जरूर याद रखना है जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था। तो एक तो जो पृथ्वीराज चौहान था, यहाँ पे देखो ये क्या दिया हुआ है, अगला ये वैसे ये क्वेश्चन भी आया हुआ है तो आप ये क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था, यहाँ बार आ रहा है नहीं, यहाँ पे ये है कि पहली बार हराया था। तो एक तो मोहम्मद गौरी था और कौन से राजपूत राजा ने हराया था, तो पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था। पृथ्वीराज जो चौहान था, पृथ्वीराज तृतीय, उसने इसको मोहम्मद गौरी को हराया था। और कब हराया था, तो 1191 में। अब चलो आप एक काम करना, कमेंट बॉक्स में ये लिख के बता देना कि मैंने आपको तराइन का प्रथम युद्ध तो बता दिया कि 1191 हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था ये जरूर बताना। एक बार ये क्वेश्चन देखो ऐसे भी पूछा गया है कि तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी का सामने कौन था, तो भी उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके पृथ्वीराज तृतीय ही हो जाएगा। आपसे पूछे कि जो तराइन का ये युद्ध कहाँ पे हुआ था, तो आपको याद रखना है कि जो थानेश्वर के समीप तराइन के मैदान के अंदर ये युद्ध हुआ था। तो अब चलो देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है।
अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल कितने। यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो दिल्ली सल्तनत था वो टोटल कितने राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम इजी क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अगर इसमें भी आप गलती कर देते हो तो ये मान के चलना है कि आपको अभी बहुत अच्छी खासी तैयारी की जरूरत है। तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि इसका राइट क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, दिल्ली सल्तनत कुल से या फिर राजवंशों से शासन हुआ था। तो 5 राजवंश थे। अब कौन कौन से राजवंश थे चलो वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो राजवंश आया था वो गुलाम आया था, फिर खिलजी वंश आया था, फिर तुगलक वंश आया था, फिर सैयद वंश आया था और फिर लोधी वंश आया था। ये जरूर याद रख लेना। अगर आपको ये सन याद नहीं रहे तो भी कम से कम ये आप जो ये सीरीज दी हुई है ये जरूर याद रख लेना, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आपको इस सीरीज को मैनेज करना होता है। जैसे कि पहले गुलाम वंश होगा, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी। ये जरूर याद रख लेना। अब चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो भी अपन इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो भारत में गुलाम वंश का जो शासक था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो गुलाम वंश का संस्थापक था। ये जरूर याद रख लेना आपको। अब चलो देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए पुराने एग्जाम के अंदर। ये पूछा गया कि कुतुबुद्दीन था वो गुलाम वंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी को पता होगा कि कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का शासक तो था लेकिन वो किसका गुलाम था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये जरूर आप याद रख लेना कि वो किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और लाख बख्श में कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध कौन हुआ था, तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही हुआ था। तो यही तो देखो कितने मतलब अच्छी बात है ये कि आपके क्वेश्चन के अंदर जैसे आपको यहाँ पे ये भी मिल रहा है कि एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि लाख बख्श और कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध कौन था। तो आपको साथ ही पता चल गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 1206 से लेकर 1210 तक दिल्ली के शासन जो दिल्ली सल्तनत पे शासन किसने किया था। इसका एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी। तो मोस्टली सभी का जो ये क्वेश्चन है इन सभी का आंसर ही कुतुबुद्दीन ऐबक ही है, लेकिन इसको घुमा घुमा के अलग अलग टाइप से ये क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको एक साथ ही पता चल गया कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा शासक है जो दास राजवंश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दास राजवंश से संबंधित कौन है या फिर गुलाम राजवंश। दास को आप ये भी तो कह सकते हो कि गुलाम राजवंश से संबंधित कौन है। तो इल्तुतमिश है वो गुलाम राजवंश से संबंधित है। तो ये आपको जरूर याद रख लेना कि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिए हैं ये तो मोस्टली आपको इतने मतलब ऐसे आप डायरेक्ट ही अलग कर सकते हो। बाकी इस टाइप में कई बार ऑप्शन भी ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसमें परेशान मत हो जाना। इल्तुतमिश था उसका संबंध था, क्वेश्चन में पूछा हुआ उस हिसाब से। बाकी 1210 से लेकर 1236 तक दिल्ली पर शासन किसने किया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश किसका दास था, तो ये आपको जरूर याद रखना किसका दास था, ये उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। उसके बाद है कि अजमेर में मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। चंगेज खान के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंगेज खान का जब आक्रमण हुआ था तब भी दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो तब दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश था। एक चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको देखो बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे अगर आपसे पूछे कि चंगेज खान का जब छोटा था तब उसका नाम क्या था, या फिर ये भी पूछा जाता है कि जो छोटा बालक तेमुजीन बड़े होने पर क्या कहलाया था, तो ये याद रखना कि चंगेज खान कहलाया था। और चंगेज खान जब छोटा था उसका नाम क्या था, तो तेमुजीन था। ये जरूर याद रख लेना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। शायद ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया नहीं था क्योंकि इल्तुतमिश की वजह से ये सारे के सारे क्वेश्चन इल्तुतमिश से रिलेटेड था, तो आपको बता दिया कि यहाँ पे आप जरूर आप याद रख लेना। अब चलो देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या आएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके, रजिया सुल्तान थी, वो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। अब इसके अलावा भी अगर आप याद रखना चाहो रजिया सुल्तान से रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो रजिया सुल्तान से रिलेटेड ये भी पूछा गया कि सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की क्या लगती थी, तो ये सभी को पता होगा क्या लगती थी, उसकी बेटी लगती थी। और दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, रजिया सुल्तान हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि एकमात्र मुस्लिम स्त्री कौन थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी, तो भी रजिया सुल्तान होगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली पर किसने शासन किया था, इसका राइट आंसर भी आपके क्या हो जाएगा, रजिया सुल्तान ही हो जाएगा। तो आपको देखो ये कुछ तो मतलब पता चल रहा होगा ना कि एक ही क्वेश्चन को, एक ही आंसर को कितने टाइप से घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसमें कि इस क्वेश्चन को किस किस टाइप से पूछा जा सकता है, ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो। वरना कई बार ये होता
होता है कि आपको आंसर आता है लेकिन उसके बाद में भी आप नहीं करके आ पाते हो, और जब बाहर आके डिस्कस करते हो तब पता चलता है यार ये तो मुझे आता था। अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे खासा लेवल का क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो ये जरूर आप याद रख लेना कि कुतुब मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई 238 फीट हो जाएगी। अब अगर 238 फीट की जगह भी अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट में अगर ये ऑप्शन दिया हुआ जाए तो आपको जरूर याद रखना है कितनी ऊंचाई है, 237.8 फीट है वो कुतुब मीनार की ऊंचाई है। अब अगर इसको आपसे फीट में नहीं पूछ के अगर मीटर में पूछ ले आपसे तो भी आप जरूर याद रखना है कि 72.5 मीटर है वो कुतुब मीनार की ऊंचाई है। अब अगर कुतुब मीनार से रिलेटेड और भी देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए ना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में किसका निर्माण करवाया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। इसका आंसर क्या होगा आपको ही पता है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना, दो क्वेश्चन है यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है कि कुतुब मीनार निर्माण कार्य को किसने शुरू किया था और एक क्वेश्चन है कि किसने पूरा किया था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूरा किसने किया था तब आप जरूर याद रखना इल्तुतमिश आंसर होगा, लेकिन अगर पूछे कि शुरू किसने किया था तब इसका राइट आंसर क्या होगा, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। एक जरूर आप याद रखना चाहो तो ये भी याद रख लेना कि कुतुब मीनार है वो कहाँ पे है, तो ये जो दिल्ली से 12 मील की दूर मेहरौली गांव के अंदर स्थित है, ये भी आप याद रख सकते हो। और जो कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उसने क्या सोचा था कि इसके 4 मंजिल का निर्माण करवाना चाहता था, लेकिन जब उसने 1 मंजिल का निर्माण करवाया उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद में इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। ये भी मैंने चलो बता दिया आपको ताकि थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया था, ये बताना आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये जरूर आप याद रख लें। चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने आरंभ की थी। वैसे देखो मैं जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप बस ढंग से पढ़ते जाना। ऐसा कभी भी मत सोचना कि इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, क्योंकि जितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं वही तो आपको करवा रहे हैं। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने आरंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी बाजार नियंत्रण प्रणाली। अब अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे, वैसे देखो अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार जो रिपीट हुए वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे अगर पूछे कि राजस्व और सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था, तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया था, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। इसका आंसर भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। सेना को वेतन देने के प्रणाली का विधान किसने किया था, तो भी राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि था, ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके अंदर क्या था कि जो नाम दिए हुए थे उनके अंदर जो अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, अलाउद्दीन खिलजी का था। अब अमीर खुसरो से रिलेटेड अगर आप बुक का नाम याद रखना चाहो तो खजाइन उल फतू है, वो किसकी बुक है, अमीर खुसरो की बुक है। ये भी जरूर आप याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बुक भी, कई बार एग्जाम में पूछी गई क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है चलो वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या तुगलक वंश वाले में कई बार स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाते हैं कि संस्थापक में पूछा जाता है, छोटे छोटे तुगलक वंश से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपसे पूछे संस्थापक कौन था तो आपको याद रखना है गयासुद्दीन जो तुगलक था वो तुगलक वंश का संस्थापक था। अब चलो और जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन और भी है जो गयासुद्दीन तुगलक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो वो पूछा हुआ है कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने अपना नाम के साथ में गाजी शब्द जोड़ा था, तब गयासुद्दीन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछे कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था, तब भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक था। अब देखो मैंने आपको बताया था क्या चेंजेस किया है इन दोनों क्वेश्चन में। एक जो पहले जो अपन ने ये क्वेश्चन जो डिस्कस किया था इसमें सिर्फ इतना चेंजेस किया है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, और इस क्वेश्चन में ये क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। दोनों क्वेश्चन में चीज वही पूछी है लेकिन थोड़ी सी घुमा के पूछ ली, तो इसमें कभी भी कंफ्यूजन मत हो जाना। थोड़ा सा ढंग के पढ़ के जाना, ढंग से आराम से पढ़ के जाओ कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तब आप इसका आंसर दे सकते हो। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खलीफा किसने घोषित किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो मुबारक शाह जो खिलजी है उसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ये जरूर याद रख लेना। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में प्रथम बार प्रतीक, यहाँ पे ये प्रथम बार प्रतीक नहीं, ये जरूर याद रखना। यहाँ पे एक नाम जिसने टाइप किया था वो टाइप नहीं हो पाया यहाँ पे नाम। यहाँ पे भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित की गई थी, आप सभी को ही पता होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो प्रथम बार है वो ये प्रतीक मुद्रा प्रचलित की गई थी। अब अगर आप ये याद रखोगे उसने क्या किया था, तो जो चांदी के स्थान पर उसने कांसे की मुद्रा चलाई थी। लेकिन फिर आपको सभी को भी पता होगा, ये तो आपने सभी ने पढ़ा होगा
कि जो कांसे की मुद्रा है वो सक्सेस नहीं हो पाई थी, क्योंकि जो वहाँ के जो लोग थे वो अपने घरों में ये मुद्रा बनाने लग गए थे, फिर उसको वापस इस पर रोक लगानी पड़ी थी। तो ये जरूर याद रख लेना। इसके साथ में नॉर्मल ये फैक्ट है, तो ये आप याद रख सकते हो। एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है जो मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड है, वो किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड पहले, तो आप ये भी याद रख लेना। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि दीवान खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी। तो दीवान खैरात नाम जो अलग विभाग था ये किसने बनाया था, ये क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है। नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन अच्छे खासा लेवल का क्वेश्चन है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीवान खैरात की स्थापना किसने की थी। तो जो फिरोज तुगलक है उसने दीवान खैरात की स्थापना की थी। देखो इनमें कन्फ्यूजन मत हो जाना, तुगलक वंश से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनमें कभी भी कन्फ्यूजन मत हो जाना। अगला जो यहाँ पे देखो एक और फिरोज शाह जो तुगलक था उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे गए कि दिल्ली का सुल्तान था, कौन सा सुल्तान था जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर भी फिरोज शाह तुगलक होगा। और दिल्ली सुल्तनत का कौन सा शासक नेहरू जलाशयों और झीलों सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए क्या था, तो इसका भी आंसर आपके फिरोज शाह तुगलक ही होगा। तो ये सब जो भी देखो जो जितने क्वेश्चन थे आज मैंने आपको करवा दिए, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाए हैं क्योंकि आज जो था थोड़ा सा चेंजेस था, तो आपसे सभी से सजेशन लेनी थी कि आपकी क्या सजेशन है, इस टाइप से करवाना क्या आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आप सभी को लगता है कि हाँ यूजफुल होगा और इसी हिसाब से आगे टॉपिक वाइज ही करवाने चाहिए, तो अब से हम अब आपके रेगुलर वीडियो आएगा और टॉपिक वाइज करवा देंगे। अब आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ हमें इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।